नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रेल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 12 बायोलॉजी या क्लास 12 बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 10 फोटोसिंथेसिस जो हम पढ़ रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब अभी तक की जो क्लासेज वगैरह हैं वो हमने पढ़ी हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस की ये जो पूरी मैकेनिज्म वगैरह जो है वो हम पढ़ रहे हैं। प्रकाश फोटोसिंथेसिस जो है वो किसे कहते हैं, उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कारक होते हैं, प्रकाश है, वर्णक अणु, प्रकाशिक वर्णक अणु जो पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जल वगैरह, उनके बारे में कुछ सामान्य बातें पढ़ी थी। फिर हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि जो है उसको हमने पढ़ना शुरू किया था। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को हम एक छोटे संक्षिप्त रूप से लेकर पूरे विस्तृत रूप में हम जाएंगे। तो इसलिए जितनी भी क्लासेज हैं इनको लगातार एक से जोड़कर जो है वो देखते हुए चलें, क्योंकि सारी की सारी अभिक्रियाएं या सारे के सारे चरण जो है वो एक दूसरे पर आधारित होते हैं। तो पहले शुरुआती चीज़ों को समझना जरूरी है, उसके बाद में हम विस्तृत रूप से जो अध्ययन करेंगे उनको हमें समझेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की ये जो क्रिया होती है उसका सारांश वगैरह जो है वो हमने पढ़ा था। उसमें ये देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन एंड ए डार्क रिएक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ या द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन एंड ए डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्राना, डार्क रिएक्शन अकर्स इन ए स्ट्रोमा। अब ये ग्राना और स्ट्रोमा जो हैं वो क्या होते हैं, तो हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो पढ़े थे। उसमें फोटोसिंथेसिस की जो साइट है वो क्या है, लीव्स, और लीव्स में भी जो मेसोफिल सेल्स हैं वो, और मेसोफिल सेल में कौन सा साइट ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्लोरोप्लास्ट में कई सारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कहते हैं थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड के जो स्टैक होते हैं, जो गुच्छे या समूह होते हैं, उनको कहा जाता है ग्राना। तो ये जो है वो तो है ग्राना, और ये बाहर का जो पार्ट है बचा हुआ वो है स्ट्रोमा। तो ग्राना और स्ट्रोमा दो पार्ट होते हैं। तो ग्राना में होती है लाइट रिएक्शन, इसमें स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में हमने पढ़ा था प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके क्लोरोफिल अणु जल के अणु का अपघटन करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं और एटीपी अणु उत्पन्न करते हैं, और साथ में जो प्रोटॉन है वो NADPH2 का उत्पादन करते हैं। और ये आगे डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया में भाग लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर परिवर्तित कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज अणुओं में। वो है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो इसमें हम पहले प्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसको हम पढ़ेंगे। 3 चरण पढ़े थे, 2 चरण प्रकाशिक अभिक्रिया के ये, और ये जल के अणु का अपघटन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP और NADPH2 का उत्पादन, और तीसरा चरण जो है वो ये पढ़ा था। अब ये प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले लाइट रिएक्शन जो है इसकी हम स्टडी करते हैं। ये A लाइट रिएक्शन, B जो है वो मान लें क्या है, डार्क रिएक्शन, इसको नंबर दे दिया। तो पहले लाइट रिएक्शन, इसकी हम बात करते हैं। लाइट रिएक्शन जैसे नाम से ही पता चलता है, इन प्रेजेंस ऑफ ए लाइट, ये जो है वो लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। इस लाइट रिएक्शन में जितनी भी स्टेप्स जो आते हैं या जो भी प्रोसेसेस होते हैं उन सब की स्टडी जो वो की थी रॉबर्ट हिल ने, इसलिए इसे हिल रिएक्शन जो है वो भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर होती है, ग्राना, या कह सकते हैं कहाँ पर है, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड में ये संपन्न होगी। अब थाइलेकोइड्स या ग्राना जो है उनमें कैसे होते हैं, और इसमें भी अलग अलग चरण जो है उनके स्टेप बाय स्टेप जो है उनकी स्टडी हम करेंगे डिटेल से। तो लाइट रिएक्शन की डिटेल स्टडी में यदि हम देखें तो इसको हम अलग अलग चरणों में विभाजित कर सकते हैं। इसका सबसे पहला जो चरण होता है उसमें क्लोरोफिल अणु जो है उसका योगदान होता है। क्लोरोफिल अणु जो है वो सामान्य स्थिति में यदि हम देखें तो इनएक्टिव स्टेट में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल अणु लाइट का अब्जॉर्प्शन करते हैं, उसके कारण से वो एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, इसलिए कहा जाता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल या क्लोरोफिल एक्टिवेशन। ये पहला स्टेप होगा। इसमें क्या होगा,
क्लोरोफिल अणु जो निष्क्रिय अवस्था में, उसको हम ऐसे शो करते हैं, इस तरह से दिखा दिया। ये लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। लाइट या कहे लाइट का मतलब होता है फोटोन पार्टिकल, तो ये फोटोन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, या फिर कह सकते हैं फोटोन का मतलब फोटोन में जो एनर्जी होती है वो है क्वांटम एनर्जी। तो क्वांटम का ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो जैसा कोई सा भी एक नाम दे दें, क्लोरोफिल अणु लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है और लाइट का एब्जॉर्प्शन करके वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है, उसका एक्टिवेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं पहला स्टेप हो गया। तो पहले स्टेप में क्या होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड, एक्साइटेशन या एक्टिवेशन जो होगा इनका। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल गेट या एब्जॉर्ब लाइट एंड गेट एक्साइटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीज, बाय द रिलीज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने से ये एक्टिव या एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप है उसमें एक स्टेप दूसरे स्टेप पर आधारित है। तो पहला ये जो स्टेप है इसके आगे ही होगा दूसरा स्टेप और उसी पहले वो स्टेप पर आधारित होगा। तो ये जो एक्टिव क्लोरोफिल हुआ है, ये एक्टिव क्लोरोफिल या क्लोरोफिल की जो एक्साइटेड स्टेट है जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, इसका ऑक्सीडाइजेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, तो क्लोरोफिल अणु का ऑक्सीडेशन होना वही उसका एक्टिवेशन है। अब ये ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल या कह सकते हैं एक्टिव या एक्साइटेड क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, वो वाटर मॉलिक्यूल का डीकम्पोजिशन करता है। तो इसमें आता है अगला स्टेप डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, या इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोलाइसिस होगा, उस हाइड्रोलाइसिस के स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोलाइसिस से ये ही स्टेप है, ये प्रोटॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी रिलीज होंगे और साथ में ऑक्सीजन जो है वो भी रिलीज होगी। अब यहाँ पर ये जो स्टेप है इसमें क्लोरीन और मैंगनीज इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या इनका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है, ये पार्टिसिपेट करते हैं इसमें कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन वगैरह बने हैं उनको और ध्यान में रखें। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल को मानकर चले हम, तो जब हाइड्रोलाइसिस होता है एक वाटर मॉलिक्यूल का या सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का, तो उसके कारण से उसमें से 2 प्रोटॉन और उतने ही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का हो नहीं सकता, इसलिए यदि हम इसको एक मानकर चलें तो इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोलाइसिस होगा कितने, 2 वाटर मॉलिक्यूल का। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होता है तो उससे टोटल 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होंगे और साथ में 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो है वो रिलीज हो जाएगा। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है उनकी ज़रूरत है। टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है ग्लूकोज बनाने के लिए, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टोटल 12 H2O की जरूरत होगी। जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की उसमें हमने पढ़ा था 6CO2 + 12 H2O। तो हम इसको 12 मानकर चलते हैं। 12 दल के अणु जो हैं उनका हाइड्रोलाइसिस होता है, तो उससे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन कितने बनेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं, टोटल जितना भी हाइड्रोलाइसिस होता है वाटर मॉलिक्यूल का उसके दुगुने, उससे डबल, और ऑक्सीजन उसकी आधी, यानी 12 से 24 तो प्रोटॉन और 24 ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज होंगे और साथ में 6 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के वो रिलीज होंगे। ऑक्सीजन जो है वो बाहर है, एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अभी तक नहीं ली गई है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है। तो दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होता है वाटर का, उससे ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, साथ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज होते हैं। अब ये प्रोटॉन जो रिलीज हुए हैं, यूँ कह सकते हैं टोटल 24 प्रोटॉन, ये 24 प्रोटॉन जो है वो आगे जाकर क्या करते हैं, ये जुड़ते हैं NADP के साथ में, निकोटिनेमाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इस मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ते हैं। एक को मानकर चलें, एक NADP के साथ में जुड़ते हैं 2
प्रोटॉन जो एक वाटर मॉलिक्यूल से निकले हैं। टोटल यदि ये 12 हैं तो 24 प्रोटॉन ये इससे जुड़ेंगे और ये बनाएंगे क्या, NADPH2। एक NADP से 2 प्रोटॉन जुड़ जाते हैं, 12 से 24 जुड़ गए तो उससे 12 NADPH2 जो है वो बन जाएंगे। NADPH2 इसे इस तरह से भी लिखा जाता है या सही रूप में इसको इस तरह से NADPH+ इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन ये लिखने में थोड़ा सा विस्तारित हो जाता है, इसलिए आप इसको इसी रूप में ध्यान में रख लें। यानी तीसरा स्टेप अल्टीमेटली यदि हम देखें तो उसमें क्या होता है, NADPH2 का प्रोडक्शन होता है। फोर्थ स्टेप जो है लाइट रिएक्शन का, उसमें फॉर्मेशन होता है ATP का। तो ATP फॉर्मेशन होगा। ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक मॉलिक्यूल होता है ADP, एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एक ऐसा एडिनोसिन मॉलिक्यूल जिसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसके साथ में जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाए तो बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें 3 फॉस्फेट जुड़ जाते हैं, 2 पहले से एक और जुड़ गया। इसे जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो है वो आती है कहाँ से, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है उससे प्रोड्यूस हो चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर रिलीज होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं वो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें कई सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जो हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या चले जाते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रॉन जब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर या एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर पर जाते हैं तो उनमें उनका जो एनर्जी लेवल है उसमें जो डिफरेंस होता है उसको पार करके वो जाते हैं। और जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज हो, ऐसा पार्टिकल जब एनर्जी लेवल को क्रॉस करता है तो उतनी ही एनर्जी वो रिलीज भी करेगा। ये चीज़ें जैसे आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं कि एक एटम में हायर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है यदि वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर एनर्जी रिलीज करेंगे और यह जो एनर्जी रिलीज होगी वो उतनी एनर्जी होती है जो एक ADP के साथ में फॉस्फेट को जोड़ देती है। इससे क्या बनते हैं, ATP। तो इस तरह से ADP से ATP का फॉर्मेशन जो है वो फॉस्फेट समूह के जुड़ने के कारण से होता है, इसलिए इसको कहा जाता है फॉस्फोरिलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन जो है वो यहाँ पर होता है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में। और इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके कारण से निकले, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण से, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी लाइट। यानी लाइट की प्रेजेंस में ये फॉस्फोरिलेशन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है फोटो फॉस्फोरिलेशन। फोटो वर्ड जो है वो लाइट के लिए ही आता है, फोटोन, फोटोन या लाइट एक ही बात है। तो फोटो फॉस्फोरिलेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होगी, जिसके कारण से ADP से ATP बन जाए। अब ये फोटोफॉस्फोरिलेशन की जो प्रोसेस है वो 2 टाइप से हो सकती है। एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। डिटेल स्टडी आगे जस्ट अभी हम पढ़ेंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो केवल बैक्टीरिया वगैरह जो है उनके अंदर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ही होगा, जो ऑटोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, और उसके कारण से जो भी प्रोटॉन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी लेवल जो है उसको क्रॉस करते हैं, जिसके कारण से ATP बनेंगे। उनकी टोटल जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 18। तो सीधी सी बात ये ध्यान में रखें कि तीसरे स्टेप में जो प्रोटॉन रिलीज हुए थे वो तो बनाते हैं 12 NADPH2, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंटर होकर बनाते हैं टोटल 18 ATP। अब ये ATP और NADPH2 जो है वो डार्क रिएक्शन में काम में आएगा, लेकिन डार्क रिएक्शन को हम पढ़ें उससे पहले लाइट रिएक्शन से रिलेटेड कुछ और स्टडी जो है उसको हम पढ़ेंगे। खास तौर से फोटोफॉस्फोरिलेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसकी स्टडी करें। लेकिन वो स्टडी हम करें उससे पहले भी हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम क्या होता है, किसे कहते हैं, इस चीज के बारे में हम पढ़ें। फोटोसिस्टम का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स जो लाइट को या फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो सारे पिगमेंट, ये पिगमेंट होते हैं
जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो लाइट का अब्जॉर्प्शन करते हैं और लाइट का अब्जॉर्प्शन करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें एक फोटो सिस्टम में दो चीजें शामिल की जाती हैं, पिगमेंट्स एंड ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन मोलिक्यूल्स। तो ये दो चीजें मिलकर फोटो सिस्टम बनाती हैं। लेकिन फोटो सिस्टम की अवधारणा जो है, या फोटो सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है या नहीं, उसके बारे में पहली चीज जो है वो जाननी जरूरी है कि फोटो सिस्टम के बारे में बताया किसने या पता कैसे चला। तो एक साइंटिस्ट थे इमर्सन ने जो है वो सबसे पहले फोटो सिस्टम से रिलेटेड जो है वो स्टडी की थी। इमर्सन ने इस लाइट रिएक्शन को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो किए थे और उसके बेसिस पर इन्होंने कुछ नॉर्मल चीज़ें जो है वो उनके बारे में या इंफॉर्मेशन जो है उनके बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त की थी। इमर्सन ने प्लांट जो है वो ले लिए, ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उनके ऊपर लाइट जो है वो डाली। अब नेचर ऑफ लाइट जो है उस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि लाइट जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो 390 नैनोमीटर टू 790 नैनोमीटर जो है उसके बीच में होता है, 390 से 780 नैनोमीटर के बीच में होता है। उसमें टोटल 7 अलग अलग कलर की जो लाइट है या लाइट रेज जो है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम विबग्योर से वोलेट, इंडिगो, ब्लू, लास्ट में रेड, उससे हमें समझते हैं। अब इनमें भी हमने ये पढ़ा था कि पिगमेंट जिस लाइट का अब्जॉर्प्शन करते हैं वो लाइट और फिर फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो रेड रीजन जो होता है स्पेक्ट्रम का, विजिबल स्पेक्ट्रम का, उसमें सबसे ज़्यादा होती है फोटोसिंथेसिस की रेट, और ग्रीन में सबसे कम होती है। लाइट रेड रीजन में सबसे हाई होगी, उसके बाद में ब्लू रीजन में होगी। अब यहाँ पर केवल एक साथ मिलाकर दिए जाएं या अलग अलग रूप में दिए जाएं तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ की स्टडी कर रहे थे इमर्सन। तो इमर्सन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने प्लांट ले लिए और प्लांट के ऊपर अलग अलग प्लांट लिए। एक प्लांट पर उन्होंने केवल रेड रीजन की जो स्पेक्ट्रम है या रेड रीजन में जो लाइट आती है, वेव्स आती हैं, उनको उनके ऊपर डाला। उसमें देखा कि फोटोसिंथेसिस की रेट कितनी है। एक प्लांट जो है उसको ब्लू लाइट में रखा, ब्लू रीजन में रखा, एक को ग्रीन रीजन में रखा, एक को वॉयलेट रीजन में रखा, और कुछ प्लांट ऐसे भी लिए जिनके ऊपर सारी के सारी लाइट जो है वो एक साथ मिलाकर डाली। जैसे सूर्य से जो रोशनी आती है उसमें 7 स्पेक्ट्रम या 7 कलर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके बेसिस पर इन्होंने 2 टर्म जो हैं वो प्रोपोनेट की थी, या 2 टर्म जो है उनको उन्होंने यूज किया था, जिसमें से एक टर्म जो है वो कहलाती है रेड ड्रॉप इफेक्ट। ये रेड ड्रॉप इफेक्ट जो है वो क्या होगा, तो रेड ड्रॉप इफेक्ट का मतलब सीधा सा ये है कि जब किसी प्लांट को एक ही कलर की हाई वेवलेंथ वाली मोनोक्रोमेटिक, एक ही रंग वाली लाल रंग की किरणें या लाल रंग का प्रकाश जो है या लाल रंग की जो लाइट है उसमें रखा जाए, तो नॉर्मली जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है उससे रेट जो है उसमें कमी आती है। तो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज इन ओनली रेड रीजन ऑफ ए लाइट। केवल लाल रंग के क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है उसमें गिरावट आती है। यह है रेड ड्रॉप इफेक्ट। और दूसरा जो है वो था इमर्शन का वृद्धिकरण प्रभाव, इमर्शन इनहेंसमेंट इफेक्ट। इस इफेक्ट के थ्रू इन्होंने ये बताया कि जब किसी प्लांट को एक साथ अलग अलग स्पेक्ट्रम वाली लाइट जो है वो एक साथ दी जाए तो उसके कारण से टोटल जो रेट होती है फोटोसिंथेसिस की वो इंक्रीज हो जाती है। तो केवल रेड रीजन जो है, रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस अलग अलग देखें, रेड, ब्लू, ग्रीन, उनमें यदि देखा जाए तो रेड लाइट जो है या रेड रीजन जो है उसमें फोटोसिंथेसिस हाई होती है। लेकिन केवल और केवल या तो केवल रेड रीजन जो है वो स्पेक्ट्रम दिया जाए
या एक साथ मिलाकर कई सारे स्पेक्ट्रम दिए जाएं अलग अलग रंग वाले, तो उस कंडीशन में उनकी तुलना करें तो रेड रीजन में जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो लो होगी, और एक साथ मिलाकर जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम एक साथ दिए जा रहे हैं उसके कारण से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यूं कह सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज इन ओनली रेड रीजन ऑफ ए लाइट या रेड रीजन ऑफ ए स्पेक्ट्रम, एंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज when plants get the different light या different spectrums, तो अलग अलग कई सारे डिफरेंट स्पेक्ट्रम एक साथ दिए जाते हैं तो इन्हेंसमेंट हो जाता है किसमें, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। अब इसके बेसिस पर उन्होंने रिजल्ट ये निकाला कि रेड रीजन जो है या रेड जो स्पेक्ट्रम है उसका एब्जॉर्प्शन करता है कौन है, पिगमेंट, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यदि केवल रेड रीजन को ही अब्जॉर्ब करे या रेड रीजन को अब्जॉर्ब करने वाला ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो तो उसमें यदि दूसरी लाइट का देखें तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो दूसरे स्पेक्ट्रम दिए जाते हैं तो उनका भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि कई सारे मॉलिक्यूल पिगमेंट्स के जो है वो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल नहीं, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको नाम दिया उन्होंने फोटो सिस्टम या लाइट सिस्टम भी इसको कहा जाता है, लेकिन फोटो सिस्टम हम कहेंगे PS से इसको शो करेंगे। तो आज हम इसमें फोटो सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, फोस्फोरिलेशन जो पढ़े उससे पहले। अब एक फोटो सिस्टम जो है वो क्या है, तो फोटो सिस्टम में इमर्सन ने ये पाया कि फोटो सिस्टम थाइलेकोइड या ग्रेना जो होते हैं उनकी जो इनर सरफेस पर होती है उस पर जो क्वांटासोम मिलते हैं, क्वांटासोम यानी ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल, वही क्या है फोटो सिस्टम को का फॉर्मेशन करते हैं। तो फोटो सिस्टम में शामिल किया जाता है किसको, पिगमेंट्स मॉलिक्यूल को, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। एक फोटो सिस्टम में लगभग 230 तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B दोनों ही टाइप के होंगे, और उसके साथ में कैरोटीनॉइड जिनमें कैरोटीन और जेंथोफिल दोनों टाइप के हैं वो भी उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मॉलिक्यूल जो है वो मिलकर क्या करते हैं, फोटो सिस्टम बनाते हैं, PS का फॉर्मेशन ये करते हैं। इसमें क्लोरोफिल A के वैसे एक फोटो सिस्टम में देखा जाए तो लगभग 130 मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें से कोई एक ही होगा, लेकिन होगा निश्चित रूप से वो क्लोरोफिल A का ही मॉलिक्यूल। वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके कारण से वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको देगा, सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसको ये देगा। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है फिर इन इलेक्ट्रॉन को आगे दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल को दे देगा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे और आगे ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। वहाँ पर एनर्जी लेवल को जब वो क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर सिंथेसाइजेशन होगा किसका, ATP का, ADP से ATP बनेंगे। ये होगी फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसको हम आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो किसका होता है, मेनली देखा जाए तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में वो है फोटो सिस्टम का। तो फोटो सिस्टम जो है वो है क्या, फोटो सिस्टम पिगमेंट मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है उनका एक ग्रुप होता है। इन वन फोटो सिस्टम, इन ईच फोटो सिस्टम मोर देन 350 से 400 तक क्या होते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें से लगभग 230 जो हैं वो तो क्या होते हैं, क्लोरोफिल या पर्णहरित के होते हैं। उनमें 130 जो हैं वो क्लोरोफिल A, 100 जो हैं वो होंगे क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल। इन दीज मॉलिक्यूल्स या दीज पिगमेंट मॉलिक्यूल्स वन मॉलिक्यूल एक्ट एज ए रिएक्शन सेंटर, एक जो है वो अभिक्रिया केंद्र का काम करता है। एक ही मॉलिक्यूल 350-400 में से वो क्लोरोफिल A को होगा
जो लाइट को या फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और फोटोन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करता है वो देता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को या इलेक्ट्रॉन कैरियर को। अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल जो हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होता है, वो भी फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन सीधे एक्सेप्टर को नहीं देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देंगे क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए है, इस पर लाइट गिरी, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए। अब यहाँ पर फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन देगा कैसे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इसको दे देंगे और ये फिर इसको देगा। इसमें कम हो गए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये देगा, ये देगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट पर जाते रहते हैं। यानी ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं ये सारे जो हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट जो हैं वो कहलाते हैं। तो एक्सेसरी पिगमेंट इनको कहेंगे। और एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है वो एंटीनी मॉलिक्यूल का भी काम करते हैं। एंटीनी मॉलिक्यूल जैसे एंटीना होता है टीवी रेडियो वगैरह में, जो ट्रांसमिट होने वाले सिग्नल होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके और फिर जो डिवाइस होती है टीवी रेडियो वगैरह उसको पहुंचाता है, वैसे ही फोटोन या लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करके ये फिर रिएक्शन सेंटर को देते हैं। रिएक्शन सेंटर इसे कहाँ छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में छोड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना ये मेन चीज़ है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले एंट्री जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो कहाँ से होगी, रिएक्शन सेंटर से। लेकिन उस रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन कौन देंगे, ये एंटीनी मॉलिक्यूल। तो एंटीनी मॉलिक्यूल, रिएक्शन सेंटर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ये मिलकर क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम में बनाते हैं। अब प्लांट्स में यदि देखा जाए तो फोटो सिस्टम जो है वो भी बाद में ये स्टडी हुई कि फोटो सिस्टम जो है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। और दो टाइप के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ए फोटो सिस्टम प्रेजेंट इन ए प्लांट्स। तो 2 टाइप के फोटो सिस्टम जो है वो मिलते हैं जिनको कहा जाता है पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होगा, इनमें मेन डिफरेंस होता है रिएक्शन सेंटर का, एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल जो मिलते हैं उनका भी, और इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं उनका भी अलग अलग टाइप के ये मिलते हैं। उसके बेसिस पर ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड जो है इनको नाम दिया गया है। ये लाइट रिएक्शन में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में एक साथ हमने जो चीज़ पढ़ी उसको एक बार फिर से देख लें। आज हम पढ़ रहे थे लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन जो ग्राना में होती है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में तो लाइट को या फोटोन को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। ये क्लोरोफिल जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए या इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए H2O वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करता है। तो सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है जिससे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंटर होकर एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं और प्रोटॉन जो है वो NADP H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यहाँ पर ये लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट अकेले नहीं होते, सिंगल मॉलिक्यूल या वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो नहीं होते हैं। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पिगमेंट्स के मिलेंगे जो मिलकर क्या करते हैं, फोटो सिस्टम बनाते हैं। कैसे पता चला, इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट से, क्योंकि डिफरेंट स्पेक्ट्रम की लाइट यदि दी जाती है तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस बेसिस पर ये कह सकते हैं कि फोटो सिस्टम जो है वो अलग अलग टाइप के मिलते हैं। इनमें फोटो सिस्टम 2 टाइप के मिलते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम का मतलब होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स, वो मिलकर फोटो सिस्टम में बनाते हैं, जो 2 टाइप के होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। तो इन पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड को हमें कल की क्लास में पढ़ेंगे, जिनको फोटो सिस्टम भी कह सकते हैं या यहाँ पर पिगमेंट सिस्टम भी कहलाता है। तो इनको पिगमेंट सिस्टम भी कहेंगे, फोटो सिस्टम भी कहेंगे, दोनों ही की बातें हैं। तो इनके बारे में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।